हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है तो कैसे है प्रूव करेंगे। ठीक है, इस बात को। और किसने बोला कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है? तो मैं हूँ नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और आरएनए। इफ डीएनए देन वाई, इफ नॉट आरएनए देन ऑल्सो वाई, है ना। आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। तो मुझे आप इस सेशन के नीचे कमेंट करके आपकी प्रैक्टिस के लिए ये है कि आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि वाई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो आपको ये लास्ट सेशन का जो भी लर्निंग है इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, लिखो। और आज हम स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, सुन रहे हो मेरी बात को, कि जब भी हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं या कोई चीज़ की खोज होती है, तो मतलब आपने डिस्कवरी की है, राइट। अब डिस्कवरी की है, मान लो ये बात डिस्कवरी की है, राइट। अब यहाँ पे मैं इस बात को क्यों पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप सेंट्रल डोग्मा को याद रखेंगे, अगर आप सेंट्रल डोग्मा को याद करेंगे, रखा पता है नहीं या नहीं, अगर रखा होगा तो याद आ जाएगा। जो हमारे वॉटसन एंड क्रिक थे, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा था? वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में बोला था कि दैट डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। हमेशा तेरा ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, किसकी वजह से? सेंट्रल डोग्मा। अगर आपको याद होगा उन्होंने सेंट्रल डोग्मा दिया था। ठीक है, अब इस सेंट्रल डोग्मा में चीजें क्या क्या थी? देखो, आपके पास डीएनए है ना। डीएनए से डीएनए बन जाना इज नोन एज रेप्लिकेशन। ओके, और डीएनए से फिर क्या बनना? आरएनए बनना। आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना। ये आप सबको याद है। ठीक है, ट्रांसलेशन, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये आपका हो गया सेंट्रल डोग्मा। अब बात क्या आती है, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है ना, जब डीएनए से डीएनए बन रहा होता है, उस टाइम पे ये बोला कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, हाफ। मतलब कंजर्व मतलब उतना आपने बचा के रखा है। ठीक है, आपने जितना याद करा आपने उतना बचा के रखा है, दैट इज कंजर्व। आपने कंजर्व किया हुआ है। तो हमारे पास सपोज कर लो ये डीएनए है, नेक्स्ट साइकिल में आपके पास क्या बनती है? इसकी कॉपीज बन जाती है ना, डीएनए से डीएनए। एक तो डीएनए ये खुद वाला और ये दूसरा वाला। तो इसमें मतलब ये क्या है? फुल डीएनए। मान लो ये एक फुल डीएनए, इसका ये हाफ क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अब मैं कोई भी डीएनए उठा लूँ, एक ये वाला या ये वाला, इस डबल स्टैंडर्ड में से मैं ये वाला उठा लूँ या ये वाला, तो इसमें क्या है? कंजर्व है। पहले की आधी चीज कंजर्व है, पहला वाला पूरा ये है, इसका आधा यहाँ पे इस पर्टिकुलर डीएनए में कंजर्व है। दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव। ओके, बट मैंने ऐसे बोल दिया तो आप मे भी मान लो, मे भी ना मानो। आप तो स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ, तो मे भी आप मान लोगे, बट स्टिल वी नीड टू गिव द प्रूफ, है ना। तो हम तो वही प्रूफ आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। वहाँ पे तो सारे साइंटिस्ट थे। जब बात आ जाती है कि मैं पूरे कंट्री में ये ऐलान करने वाला हूँ कि दैट इज जीन और ये वो फलाना है, तो यू नीड टू गिव सम प्रूफ। तो यहाँ पे भी क्या बात आई कि यहाँ पे देखो थोड़ी सी चीज़ें हैं, क्या अजीब सी चीज़ें क्या हैं कि स्कीम, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया? ये स्कीम दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, ये पहले ही बता दी सबको। विदाउट
एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, ही डिडंट गिव एनी प्रूफ। किसने प्रूफ दिया वो मैं आपको बताऊंगी, थोड़ी देर रुको। लेकिन जब रेप्लिकेशन होती है तभी तो मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव वाली चीज़ कब आ रही है, रेप्लिकेशन के टाइम पे। अब एक बात बताओ, तुम्हें ना किसी ने क्या किया, सेल की डिस्कवरी करी पहले, है ना, तभी तो हमें उसके सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह पता चले कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं। बच्चों यहाँ रेप्लिकेशन की डिस्कवरी हुई नहीं है, उससे पहले क्रिक जी और वॉटसन जी बोल चुके हैं कि दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। तो समझ रहे हो, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की डिस्कवरी से पहले ही डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, ये आपको कौन बता चुका है, वॉटसन एंड क्रिक। Scheme of DNA is semi-conservative without giving any proof, and before the discovery of DNA, ठीक है। तो DNA replication later अब देखो बाद में चीजें क्या क्या हुई हैं, रेप्लिकेशन डिस्कवर्ड लेटर, ठीक है। प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए ऑल्सो गिवन लेटर एंड रेप्लिकेशन ऑल्सो डिस्कवर्ड लेटर, ठीक है। बस स्कीम बता दी थी कि दैट डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव, है ना। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ यहाँ पे कि जो रेप्लिकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन आपका कहाँ कैसे कैसे होता है। अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन कहाँ होगा, डीएनए का डिप्लीकेशन कहाँ होगा बच्चों, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या कहाँ होता है, इन द साइटोप्लाज्म। ओके, एक तो ये चीज आपको याद यहाँ पर रखनी है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इस चीज को प्रूव ना यूकैरियोटिक सेल में हमने बेसिकली किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किया था, ठीक है, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रूफ फर्स्ट टाइम हुआ था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको चीज़ बताती हूँ, सेमी कंजर्वेटिव, ये भी एक डब्बा सा बना लो आप, प्रूफ, ठीक है। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टॉल में फर्स्ट टाइम किस में किया था, देखो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने फर्स्ट टाइम किया था, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट
और देखो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में से किस में फर्स्ट टाइम हुआ था, तो प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में फर्स्ट टाइम किस में हुआ था वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, डिस्कवर्ड इकोलाई। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में फर्स्ट टाइम किसने किया था, बैक्टीरिया में फर्स्ट टाइम किया था मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आपका किसने किया था, टेलर एट ऑल। ओके, टेलर और उसके कुछ कलीग्स ने मिलकर किन पर किया था, देखो वीसिया फाबा, ओके ये क्या है, ब्रॉड बीन्स है, ब्रॉड बीन, ओके ये क्या है, ब्रॉड बीन है। फर्स्ट इसमें क्या था, सेकंड देखो, सेकंड टाइम किस में किया था, सेकंड टाइम किया था ह्यूमंस में, ह्यूमंस में भी हुआ था। ये क्या है, इन्होंने किस में किया था, ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, दीज बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेसेल्सन स्टॉल ने इनकम, अगर हम यूकैरियोट या प्रोकैरियोट की बात करें तो सबसे पहला प्रोकैरियोटिक इकोलाई में हुआ था बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल। सेकंड अगर आपको बात करनी है कि यूकैरियोट्स में से किस में हुआ था, सबसे पहले वीसिया फाबा ब्रॉड बीन्स में किसने किया था, टेलर एट ऑल ने, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक हमारा एक ये छोटू सा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं, हमने वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। रुको, अरे ये ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 1958 में एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, है ना। तो डीएनए को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या ले लेनी है, पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या है, आपको क्या लेना है, एक मीडियम लेना है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, ये आपके पास क्या है, ई कोलाई सेल, ठीक है, ई कोलाई की सेल है। ये बैक्टीरियल डीएनए, क्यों बोल रही हूँ बैक्टीरियल डीएनए, क्योंकि ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया ही तो है, ये बैक्टीरियल डीएनए है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये एक कल्चर प्लेट है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें एक केमिकल प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड में क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है ना। तो इस नाइट्रोजन का आपको क्या करना है, आपको इसके 2 आइसोटोप लेने हैं, यू हैव टू टेक 2 आइसोटोप ऑफ दिस नाइट्रोजन, ठीक है। एक आपको एक तो हमारे पास है N15 और एक हमारे पास है N14, ठीक है। ये क्या है, लाइट आइसोटोप है,
और ये क्या है, हैवी आइसोटोप है। ठीक है, तो आपके पास दो आइसोटोप हो गए, एक हैवी है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू N14। अब मैं यहाँ पे आपको ये लेने के लिए क्यों बोल रही हूँ, वाई वी हैव टेकन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। अगर आपको पता है वो भी नाइट्रोजन के, हमने किसके आइसोटोप लिए हैं, नाइट्रोजन के आइसोटोप। सिर्फ नाइट्रोजन के आइसोटोप से क्यों लिए हैं, बिकॉज रीजन क्या है, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड for the formation of nitrogenous bases। ठीक है, नाइट्रोजन किसके लिए चाहिए होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के लिए चाहिए होता है ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कौन सा नाइट्रोजन लिया है, पर्टिकुलरली हमने लिया है N15। ये कौन सा है, N15 है। ठीक है, तो पहले स्टेप का जो पॉइंट है, पहले स्टेप का पॉइंट क्या है, आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट पॉइंट, ग्रो bacterial cell for several generations। For several generation in the solution। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों करा रही हूं, जिससे कि जितना भी बैक्टीरिया का डीएनए है वो कैसा हो जाए, जिसमें क्या हो जाए, N15 वाला आइसोटोप आ जाए नाइट्रोजन का, है ना। अब मैं जो ये लाइन लिख रही हूँ ये बहुत सिंपल और आपको हर चीज़ समझ आ जाए उसके लिए लिख रही हूँ, तो आप ये पॉइंट प्लीज़ लिख लेना। हमने क्या किया, पहला स्टेप, सबसे पहले बच्चों मेसिल्स एंड इंस्टॉल के एक्सपेरिमेंट में पहला स्टेप क्या है, आपको एक कल्चर प्लेट लेनी है, उसमें आपको एक अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन डालना है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड केमिकल डालना है, उस केमिकल में आपके पास क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, N15 आइसोटोप। यहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ कौन सा ले रहे हैं, हैवी एंड लाइट आइसोटोप्स ले रहे हैं, ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बैक्टीरिया लेना है, इकोलाई सेल, बैक्टीरियल सेल ग्रोन इन। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ग्रो करना है काफ़ी सारे टाइम तक इसी N15 वाले मीडियम में, जब तक कि बैक्टीरिया के सारे डीएनए पर क्या ना आ जाए, N15 ना आ जाए। ठीक है, अब स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप इज transfer the bacterial cell in मीडियम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसी बैक्टीरियल को ट्रांसफर द सेम बैक्टीरियल सेल इन द NH4 सॉल्यूशन, जिसमें अब आपके पास N14 क्या है, मीडियम है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया था, यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल ले ली थी, यहाँ पे क्या है, अब N14 NH4
NH4Cl, ठीक है, N14H4Cl, ये वाला ले लिया। यहाँ पे हमने क्या की, बैक्टीरियल सेल डाल दी। ये बैक्टीरियल सेल ऐसी नहीं दिख रही है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, DNA है, इस पे क्या है, N14-15 वाला आइसोटोप है। अब हम उसे ग्रो कर रहे हैं N14 में। अब जब यहाँ पे DNA रेप्लिकेट करेगा तो यूज़ करेगा नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह को लगाने में, तो कौन से वाले आएंगे, N14 वाले आएंगे। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या कंडीशन आएगी, ये पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन आपके पास कैसी होएगी, देखो पहले सपोज कर लो आपके पास इसमें जो DNA था वो कैसा था, ये है ना। तो मैंने क्या कर लिया, इस DNA को जो पहली जनरेशन है, अब वो जो दूसरी जनरेशन बनाएगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये वाला DNA स्ट्रैंड और ये वाला, और उसकी कॉपीज क्या हो गई, एक ये और एक ये, है ना। तो आपके पास क्या बन गया, ये हाइब्रिड बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, हाइब्रिड। और अपन हम सपोज कंसिडर करें 2 DNA हैं, दोनों DNA अब कैसे हैं, हाइब्रिड हैं, तो 100% ऑफ DNA इज हाइब्रिड, है ना। अब मैं इसी को आपको सेवरल जनरेशन्स तक करके बताती हूँ, और उसके बाद हमें क्या क्या करना है मैं वो आपको बताती रहूँगी। तो सेकेंड स्टेप को हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ सेकंड स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन आपको निकालनी है। आपके पास क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, देखो आपके पास क्या है यहाँ पे, DNA स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब अगर आपको सेल साइकिल याद है कि सेल साइकिल वो टाइम होता है कि एक सेल डुप्लीकेट करके दूसरी सेल बना दे, है ना। तो सेल साइकिल फॉर द ई कोलाई बैक्टीरिया इज कितना, 20 मिनट, ठीक है। ई कोलाई के लिए जो सेल साइकिल का टाइम है वो क्या है, 20 मिनट। तो पहली जो जनरेशन आएगी वो 20 मिनट बाद आ जाएगी, है ना। ये आपके पास पेरेंटल DNA है, और पहले जनरेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, पहली जनरेशन के बाद क्या होगा, आपके पास एक ये DNA है और एक ये DNA, पेरेंटल DNA। अब इसका डुप्लीकेट क्या बना है, यहाँ पर एक ये बना है और एक आपके पास क्या बना है, ये बना है ना। तो हमारे पास ये चीज़ें क्या है, हमारे पास हाइब्रिड, है ना। इसमें क्या है, ये 2 स्ट्रैंड्स क्या हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स क्या हैं, पेरेंटल है या न्यू स्ट्रैंड्स हैं ये, ठीक है। और ये 2 क्या हैं, ये क्या है, पेरेंटल, ठीक है।
तो आपके पास ये क्या है, 100% हाइब्रिड है, 100% हाइब्रिड। ओके, मतलब 2 डीएनए थे आपके पास पेरेंट्स में। अब न्यू जो पहली जनरेशन आई उसमें आपके पास कितने हैं, 100% डीएनए, 100% हाइब्रिड। अब आप क्या निकालो, इसी की ही इसको फिर से सेकेंड जनरेशन हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। आफ्टर अगेन 40 मिनट, ये 40 मिनट प्लस हमने क्या लिया है, NH4Cl, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, 14, ठीक है, सेम चीज़। अब हमारे पास क्या आएगा, फिर से देखो बच्चों, अब आपके पास ये ऊपर वाला देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये नीचे वाले को इसके जैसा ही, इस पिंक वाले के जैसा कौन आ गया, पिंक वाला आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, इसके ही जैसा मेरे पास ये आ गया, अगेन उसके ही जैसा मेरे पास वो आ गया, और इसके ही जैसा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अब कैसा है, 50-50 है या कैसा है, सॉरी ये इधर गलत हो गया है, अब नया बन रहा है ना, N14 ही लिया है उसने, N15 थोड़ी लिया है, तो पिंक थोड़ी बनेगा जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पर, है ना। ओके, तो अब हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे, अब हमारे पास ये है कि इसमें अब आप देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो क्या है, इसमें ये है N15 वाला, है ना, ये पूरे पेयर में एक N15 और एक N14 है ना। इस पूरे पेयर में क्या है, N14 N14, इस पूरे पेयर में क्या है, N14 N14, इस पूरे पेयर में क्या है, N14 एंड N15। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर हैं, 4 पेयर हैं। 4 पेयर में से हमारे पास कितने हाइब्रिड हैं, 2, एक ये और एक ये, है ना। तो 50% यहाँ पे क्या है, 50% हाइब्रिड है ना, और 50% क्या है बच्चों, 50% यहाँ पे क्या है, लाइट है, 50% यहाँ पे क्या है, लाइट, ठीक है, प्योर लाइट डीएनए है जिन पे प्योर N14 है। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रैंड पर N15 या एक पर N14। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जनरेशन में अगर हम इनको लेके जाएं तो हमारे पास क्या आ गई, ये थर्ड जनरेशन मतलब आफ्टर 40 मिनट, आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद अब क्या होगा, चलो देखते हैं, बना लेते हैं डीएनए, क्या दिक्कत है, इतना इजी है और हम इसी चीज़ से हमेशा ही डरते रहते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने एक ये बना लिया है, इसका क्या आ जाएगा, एक नया आ जाएगा। पहला स्ट्रैंड काउंट करो, पहले पेयर का पहला स्ट्रैंड, सेकंड पेयर उसका एक और बन गया। अब ये वाला ये आ गया, इसका ये थर्ड पेयर पे आ जाए, थर्ड पेयर का सेकंड पार्ट, लास्ट पेयर का फर्स्ट। अब हमारे पास क्या है, लास्ट वाला है तो उसकी एक न्यू कॉपी और उसकी एक ओल्डर कॉपी, है ना, ओल्डर कॉपी। तो ये हमारे पास कितने आ गए, टोटल हमारे पास हैं 8 पेयर बच्चों। और इस 8 पेयर में से आपके पास कितने कैसे हैं, एक ये क्या है, हाइब्रिड है, N14 एंड N15, ठीक है। बाकी ये 4 पेयर हैं या कितने, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 6 पेयर कैसे हैं, 6 पेयर आपके पास क्या है, प्योर N14 और हमारे पास ये क्या है, हमारे पास N14 एंड N15, ठीक है। तो ये हो गए, है ना। तो इसमें से देखो बच्चों, अब आपके पास जो थर्ड जनरेशन आई है उसमें 25% तो हाइब्रिड है, आप परसेंटेज खुद निकाल लो, 8 में से 2 हाइब्रिड और 6 नॉर्मल, है ना। और 75% आपके पास क्या है, प्योर लाइट। ओके, अगर आप इसकी अब 5th एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है कि आपको 6th जनरेशन के बाद निकालना है, नॉट 6th जनरेशन, आफ्टर 80 मिनट, है ना, आफ्टर 80 मिनट, तो अब आपकी ये कौन सी जनरेशन आएगी, 4th जनरेशन आएगी, ये 4th जनरेशन आएगी,
है ना। अब 4th जनरेशन में से ये 4 पेयर के 8 पेयर हो गए थे, तो 8 पेयर के 16 पेयर हो जाएंगे। 16 पेयर में से अभी भी 2 पेयर आपके पास हाइब्रिड ही रहेंगे। 16 पेयर में से अभी भी आपके पास हाइब्रिड कितने रहेंगे? 2 तो रहेंगे ही। तो 16 में से 2 पेयर्स निकाल लो, कितनी परसेंटेज हो गई? 2 over 16, 100, है ना। तो 12% आपके पास कितने हैं? हाइब्रिड। 4th जनरेशन में 12% हाइब्रिड हैं, और बाकी की बचे कितने बचे? 12 में से 100 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 87 कुछ बचेगा। 87 कुछ ये हाइब्रिड और ये प्योर। ठीक है बच्चों, 87 समथिंग % इतना आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है ना। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, स्टेप 3 क्या है? सबसे पहले ये जानो स्टेप 3 क्या है, आपको पता कैसे चलेगा? स्टेप 3 आपको क्या करना है? सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? आपको इस सारे को, ये जितना भी आया है, आपको क्या करना है? मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन with cesium chloride. Now why we have taken cesium chloride? क्योंकि सीजियम क्लोराइड एक डेंसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से अपनी अपनी डेंसिटी वाले लोग उधर उधर जाके चले जाएंगे। जब आप इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो ये क्या डिसोशिएट करेगा? सीजियम बीइंग हैवी नीचे चला जाएगा, क्लोराइड क्या रहेगा? लाइट है तो ऊपर रहेगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है? आपको देखो टेस्ट ट्यूब लेनी है। अब आपका ये क्वेश्चन टेस्ट ट्यूब की फॉर्म्स में भी आ सकता है। एक टेस्ट ट्यूब ये, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर, और एक टेस्ट ट्यूब आपकी यहाँ पर, है ना। अब आपको क्या करना है? हाँ, हमारे पास यहाँ पर 100% हाइब्रिड है ना, 100% हाइब्रिड है। तो यहाँ एक सेकेंड, चलो मैं वो फिर से बना दूंगी। यहाँ पे 100% हाइब्रिड है, मतलब एक ही टाइप का डीएनए के स्ट्रैंड्स है। तो ये यहाँ पे रहेंगे, ये आपके क्या रहेंगे? N15 ही रहेंगे, है ना। ये क्या है? N15 और N14। तो आपके पास एक ही स्ट्रैंड आएगा। लेकिन जैसे ही आप इधर जाओगे इस वाले में, तो आपके पास 50% हाइब्रिड है और 50% क्या है? 50% हाइब्रिड प्लस 50% लाइट। तो आपके पास क्या होगी? लाइट वाले यहाँ आएंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी कम है। जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहते हैं, लाइटर होते हैं वेट में। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवी, उनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे, है ना। अब ये बराबर बराबर है, तो बैंड्स आपको सेम थिकनेस लेवल पर मिलेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों आगे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर हाइब्रिड कम है, हाइब्रिड आपके पास कम है, बट आपके पास लाइटर ज़्यादा हैं। 75 ये ज़्यादा है और 25 ये कम है। तो आपके पास बैंड ऐसा बनेगा, है ना। और यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही हैवी, ठीक है, और यहाँ पे ये बिल्कुल लाइट, ऐसा बनेगा। आ गई बात समझ? ये है आपका मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, जो कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव कर रहा है। अब अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया कि हाउ सेमी कंजर्वेटिव, ये था ओरिजिनल। ओरिजिनलिटी आपकी कहीं ना कहीं आपको दिख रही है, वो गायब नहीं हुई है। दैट ओरिजिनलिटी डीएनए हैज कंजर्व्ड इट, सो दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए। एक डीएनए का एक स्ट्रैंड एक पेयर में जा ही रहा है फॉर सेवरल जनरेशंस, है ना। तो ये था एक्सपेरिमेंट आपका मेसेल्सन एंड स्टॉल का। मिलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, और अच्छी अच्छी चीज़ों को जानेंगे। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, अब रेप्लिकेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।